this is Vandana and you are watching 99.9 Engineering Station. So student, today I am going to start a new subject or highly weighted subject, that is thermodynamics. This subject is very important for GATE or any competitive exam, as well as it is if you are going to any industry, this subject play very important role. So the basics are very important, so you have to follow all the basics and concept. तो मैं इस सब्जेक्ट को आपको इस सीरीज़ में इतने अच्छे से पढ़ाने वाली हूँ कि आगे जाके आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और साथ में ही इसकी सिर्फ थ्योरी से आपका कोई भी काम नहीं होने वाला। मतलब आपको कंसेप्ट और फॉर्मूले बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि कौन सा कंसेप्ट कौन सा न्यूमेरिकल में यूज़ होना है। तो हम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ेंगे, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ेंगे। सो बिफोर दैट, इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल, सब्सक्राइब इट, otherwise you will not get any notification from my side. And one more important thing is that you have to follow me on Telegram, because in Telegram I used to post many important numericals, questions, short notes and notes, so many things. So follow me there and subscribe my YouTube channel. So without wasting a time, let's get started with the lecture. So as you see the name of the subject, that is thermodynamic. If we divide the name into two parts, that is thermo and dynamics, what it means? Thermo means heat, and the dynamics means motion. So it means we are going to study in this subject this motion of heat. We are going to study the motion of heat. So particularly definition से पहले, इसकी डेफिनेशन के पास जाने से पहले हम इसका एम देख लेते हैं, इस सब्जेक्ट का एम क्या है। क्योंकि जब तक से हमें पर्पस ना पता हो तब तक से हमें कुछ भी काम करने में मज़ा नहीं आता। तो सबसे पहले हम इस सब्जेक्ट का एम देख लेते हैं, दैट इज़ थर्मोडायनेमिक्स का एम क्या है। तो एम इसका ये है कि ये फाइनली कन्वर्ट करती है नॉन ऑर्गेनाइज एनर्जी को, फॉर्म ऑफ एनर्जी को, टू द ऑर्गेनाइज एनर्जी, ठीक है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये इसका एम है। अब हम डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले हम एक बार सिलेबस देख लेते हैं, ताकि क्या इस सब्जेक्ट में हम पढ़ने वाले हैं। तो सिलेबस कुछ इस तरीके से है, लाइक first we go through the basics, then zeroth law and the temperature measurement. Third one is heat and work, then first law, second law, entropy, exergy, availability, properties of substance, thermodynamics property, phase equilibrium, VLC diagram, VLE systems and chemical reaction equation. तो ये सारा सब्जेक्ट है, आपके सिलेबस है आपके सब्जेक्ट में। तो इन सबको हम कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर मैं जीरोथ लॉ में आपको लॉ बताऊंगी, साथ में टेम्परेचर मेजरमेंट कैसे करते हैं, तो वो सारी चीज़ें इस सब्जेक्ट में आ जाएंगी। तो मैंने आपको बताया कि थर्मोडायनेमिक्स का हम डिवाइड करते हैं, तो इसका मतलब होता है थर्म प्लस मोशन। इसका मतलब इट मीन्स वी आर गोइंग टू स्टडी द मोशन ऑफ हीट, and its aim is to convert non-organized form of energy to the organized form of energy. अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ नॉन ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहले जो हीट है, हीट जो कंसीडर करते हैं वो एक तरीके से नॉन ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी है। और अगर हम बात करें वर्क की, तो वर्क जो है ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ये नॉन ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ये ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स क्या करता है, कन्वर्ट करता है हीट को वर्क में, मीन्स मतलब इट कन्वर्ट्स नॉन ऑर्गेनाइज एनर्जी टू दी ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इसका मतलब ये कन्वर्ट कर रहा है हीट को वर्क में। लेकिन जो नॉन ऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज फॉर्म की तरफ हम जाएंगे, तो जो वो हीट है, एनर्जी जो है वो टोटल कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं हो पाती है। मतलब फॉर एग्जांपल हमने ले लिया 100 किलो जूल हमने एनर्जी लिया, तो वो कन्वर्ट होके ओनली 80 किलो जूल्स एनर्जी में ही कन्वर्ट होगी, ठीक है। तो ये फुल्ली कन्वर्ट नहीं हो सकती। लेकिन अगर हम ऑर्गेनाइज फॉर्म को अनऑर्गेनाइज में कन्वर्ट करें, तो वो पूरी तरीके से कन्वर्ट हो जाती है। तो इस केस के लिए हमारे पास एक एग्जांपल है, जैसे हीट इंजन, ठीक है। हीट इंजन जो होगा वो नॉन ऑर्गेनाइज फॉर्म को ऑर्गेनाइज फॉर्म में कन्वर्ट करती है। तो मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है वो कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाती है ऑर्गेनाइज
नॉन ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी में, ठीक है, ये कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाती है। इसका मतलब हीट वर्क में पूरी तरीके से नहीं कन्वर्ट हो पाता, और जबकि वर्क जो है वो फुल्ली कन्वर्ट हो जाता है हीट में, ठीक है। तो ये थी बात किसकी, ऑर्गेनाइज और नॉन ऑर्गेनाइज बात की, ठीक है। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन पे, क्योंकि हमने एम देख लिया किस बारे में हमें स्टडी करनी है, तो और हमने देख लिया कि हमारे एम के अकॉर्डिंग क्या है, तो अब आता है हम डेफिनेशन के ऊपर। तो डेफिनेशन क्या कहती है कि थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विथ अ heat and work interaction and its effect on the properties of system, कि वो कैसे इफेक्ट डाल रहे हैं सिस्टम्स की प्रॉपर्टीज पे। हीट और वर्क का इंटरेक्शन देख रही है, स्टडी कर रही है, और साथ में ये दोनों जो है हमारे वो कैसा इफेक्ट डाल रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम पे, ठीक है। तो यही हमें थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन हुई और यही हमें समझना है, ठीक है। अब थर्मोडायनेमिक्स में दो लॉ आते हैं, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जितना टोटल सम ऑफ द टोटल मासेस ऑफ मास इन इनिशियल इज इक्वल टू द सम ऑफ टोटल मास फाइनल, ठीक है। इसी तरीके से एनर्जी, जो इनिशियल एनर्जी है उसका सम वो इक्वल होती है जो फाइनल एनर्जी है उसके सम के अकॉर्डिंग, सारे कंपोनेंट के। तो ये दो लॉ, कौन कौन से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है थर्मोडायनेमिक्स सब्जेक्ट में प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वर्क करती है। अब बात करते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स हमें क्यों यूज़ करना पड़ता है। तो थर्मोडायनेमिक्स इज बेसिकली टेल्स अस दी व्हाट थिंग इज़ नॉट पॉसिबल, क्या चीज़ पॉसिबल नहीं है। जैसे मेनली हम क्या करते हैं कि सोचते हैं कि क्या चीज़ पॉसिबल है ये बताता होगा, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स हमें ऐसी चीज़ें बताता है कि क्या चीज़ पॉसिबल नहीं है, व्हाट थिंग इज़ नॉट पॉसिबल। तो एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं कि हमने दो मेटल लिए, एक ये मेटल है एक ये मेटल है, ठीक है। सपोज ये फर्स्ट मेटल है, ठीक है, फर्स्ट मेटल है और ये सेकेंड मेटल है, ठीक है। ये दोनों ही थर्मल इक्विलिब्रियम में कांटेक्ट में है। फर्स्ट मेटल की जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, और सेकेंड मेटल की जो टेम्परेचर है सपोज वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो अब जो है अगर ये थर्मल इक्विलिब्रियम में रखे जाएं तो आते हैं तो कि हीट किस तरफ फ्लो होगा, डायरेक्शन क्या होगा हीट का, वो डायरेक्शन होगा वो हायर टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर इसका हीट फ्लो करेगा। तो इसका मतलब ये लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर तो नहीं जा सकता। तो थर्मोडायनेमिक्स यही बताता है कि हीट कैन नॉट बी ट्रेवल और फ्लो फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर, ठीक है। Now we talk about the viewpoint of the thermodynamics. That is, there are two types of viewpoint, that is microscopic and macroscopic. What was that? Microscopic viewpoint and macroscopic viewpoint. अब हम इसको समझते हैं इस तरीके से। पहले मैं आपको पिक्टोरियल व्यू से समझाती हूँ, फिर आपको डायग्राम से समझाती हूँ कि जैसे हमने हमारा एक ये सिस्टम हो गया, ये हमने एक पर्टिकुलर सिस्टम है, उसमें कुछ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है गैस के, ठीक है। ये गैस के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। अब इस मॉलिक्यूल्स का ओवरऑल बिहेवियर हमें पता करना है, तो हम किस दो पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। एक है माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट, दूसरा है मैक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट, ठीक है। तो अगर हम बात करें माइक्रोस्कोपिक, MICRO माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट से, तो हम जो है वो कंसीडर करेंगे कि इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स का क्या बिहेवियर है, फिर हम उसको सम करेंगे और फिर एक ओवरऑल बिहेवियर हमें उससे पता चलेगा। लेकिन देखिए, एक एक इंडिविजुअल हमने मॉलिक्यूल्स दिया, उसकी बिहेवियर की एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की बिहेवियर की स्टडी की, फिर उसके सारे बिहेवियर को ऐड किया, फिर एक ओवरऑल हमने बिहेवियर निकाला कि इस सिस्टम का ये बिहेवियर होगा, ठीक है। तो ये बात की मैंने आपको माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट की। अगर हम बात करें मैक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट में, तो उसमें क्या करते हैं, हम ओवरऑल नहीं लेते हैं, ओवरऑल सिस्टम नहीं लेते और ना ही हम इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स का बिहेवियर देखते हैं। हम एक कंसीडर कर लेते हैं, पर्टिकुलर वॉल्यूम कंसीडर कर लेते हैं, क्वांटिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स कंसीडर कर लेते हैं, और उसके अंदर आने वाले जितने मॉलिक्यूल्स हैं और
उस क्वांटिटी को, उस वॉल्यूम का बिहेवियर कंसीडर करते हैं, उसका बिहेवियर स्टडी करते हैं और फिर उसको एनालाइज कर लेते हैं कि यही जो बिहेवियर एक छोटा पोर्शन बिहेव कर रहा है वही ओवरऑल बिहेवियर बाकी सिस्टम भी कर रहा होगा। तो ये हो गया माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट इस केस में। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम देख लेते हैं कि डेफिनेशन से हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं। दैट इज, अगर हम बात करें तो इन माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट आर अटेंशन आर फोकस्ड ऑन ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल्स। हमारा अटेंशन क्या रहता है, फोकस रहते हैं हम किसके, ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल्स के ऊपर, ठीक है। एंड टू नो द ओवरऑल बिहेवियर ऑफ द सिस्टम, और उसके बिहेवियर के सिस्टम को जानने के लिए वी सम अप द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल बाय सम स्टैटिस्टिक मेथड। हम क्या करते हैं, कोई एक स्टैटिस्टिक मेथड से हम उसके इंडिविजुअल सारे मॉलिक्यूल्स के बिहेवियर को सम अप करके एक ओवरऑल बिहेवियर बना लेते हैं। तो इस मेथड को, माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट मेथड को हम स्टैटिस्टिक मेथड भी कहते हैं। स्टैटिस्टिक मेथड भी हम कहते हैं किसको, माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट को, ठीक है। और सेकेंड चीज़ ये है कि अगर हम बात करते हैं, इसमें हम एक अजम्पशन भी लेते हैं कि अगर इस सिस्टम का, एक सिस्टम का अगर उसमें हम हाई प्रेशर गैस लेंगे तो हम उस इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की क्या करनी ही बिहेवियर स्टडी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें रैंडमनेस इतना ज़्यादा होगा कि आप उस एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स का हर एक सेकंड पे बिहेवियर चेंज हो रहा है, तो उस वजह से आप इसका स्टडी नहीं कर सकेंगे। तो हम अजम्पशन लेते हैं कि इस केस में माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट में जो हम लेते हैं कंसीडर लो प्रेशर गैसेस को ही कंसीडर करते हैं, और वही जिसमें मॉलिक्यूल्स थोड़ा कम होते हैं, तो उस केस में ही हम माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट कंसीडर करते हैं, और इस व्यू पॉइंट को हम स्टैटिस्टिकल मेथड भी कहते हैं। अब बात करते हैं मैक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट की। तो इस केस में क्या है, इन द माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट आर अटेंशन इज टू फोकस्ड ऑन सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मैटर विदाउट गोइंग टू द इवेंट अकरिंग एट द मॉलिक्यूलर लेवल। मतलब कि जो भी हमारा सिस्टम है उसमें हम सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मैटर ले लेंगे और सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मैटर और वॉल्यूम ले लेंगे, हम उसके बिहेवियर को स्टडी करेंगे, हम मॉलिक्यूलर लेवल तक नहीं जाएंगे। जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूलर लेवल तक है वो हम नहीं जाएंगे, हम एक सिर्फ वॉल्यूम, पर्टिकुलर वॉल्यूम की बिहेवियर को स्टडी कर लेंगे और ओवरऑल उसी के अकॉर्डिंग ओवरऑल बिहेवियर को बताएंगे। इसका एक एग्जांपल इस तरीके से हो सकता है, जैसे हम सर्वे करते हैं, किसी चीज़ की सर्वे करते हैं, तो हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर एरिया में हम कंसिडर कर लेते हैं कि 1000 पीपल्स हैं, उनसे हम बातचीत करके किसी एक टॉपिक पे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, और जो उनका जो रिस्पॉन्स होगा वही एक बड़े वॉल्यूम का रिस्पॉन्स होगा, ऐसा हम एज्यूम कर लेते हैं। तो सर्वे यही कहता है। तो सर्वे के अकॉर्डिंग तो हम माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट को सर्वे से कंपेयर कर सकते हैं। प्लस अगर हम अपने थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट की बात करें तो हम थर्मोडायनेमिक्स में मैक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट ही पढ़ते हैं, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट जो है वो ये पॉसिबल नहीं है कि हम इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स का बिहेवियर स्टडी कर सकें। अगर हमारे पास मॉलिक्यूल्स या स्मॉल एयर सिस्टम है तब तो हम कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे अगर 10,000 20,000 टाइप्स मॉलिक्यूल्स हैं तो हमारे पास सबका बिहेवियर स्टडी करने के लिए इतना टाइम नहीं रहता है और हम पॉसिबल भी नहीं है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। इसलिए हम माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट नहीं देखते हैं, मैक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट कंसीडर करते हैं। तो हम जो थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे वो होगा माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट, ठीक है। और साथ ही में अगर हम बात करें मैक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट में, तो इस माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट में हम एक तरह का रिलेशन बनाते हैं, किसके बीच में, मेजरेबल और नॉन मेजरेबल क्वांटिटीज़ के बीच में। मेजरेबल और नॉन मेजरेबल क्वांटिटीज़ क्या है, जैसे कोई भी सिस्टम, कोई भी क्वांटिटी है जो हम मेज़र कर सकते हैं। जैसे कि मैं इस रूम में आपसे बोलूँ कि इस ओवरऑल रूम का
पूरे रूम का टेम्परेचर कितना है, तो आप कोई भी टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस से टेम्परेचर नोट करके मुझे बता देंगे कि मैम 30 डिग्री है, 22 डिग्री है, इतना टेम्परेचर इसका है। या मैं इससे बोलूँ कि प्रेशर बता दीजिए तो प्रेशर बता देंगे, या मैं पूछूँ मेरा वेट बता दीजिए तो आप वेट बता देंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या होगी, क्वांटिटीज़ क्या होगी, मेजरेबल होगी। कौन कौन सी, टेम्परेचर, प्रेशर, वेट, मास, तो ये सारी चीज़ें मेजरेबल क्वांटिटी होगी। लेकिन अगर मैं आपसे नॉन मेजरेबल क्वांटिटीज़ पूछूं लाइक एनर्जी, लाइक एंथैल्पी, एंट्रोपी, ये सारी चीज़ें मैं पूछूं तो आप इसको मेज़र नहीं कर सकते हैं। तुरंत से मेज़र करके किसी डिवाइस से आप मेज़र करके मुझे नहीं बता सकते। तो ये जो माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट है वो रिलेशन देता है किसके बीच में, और रिलेशन देता है किसके बीच में, मेजरेबल और नॉन मेजरेबल क्वांटिटीज़ के बीच में। चलिए अब बात कर लेते हैं कंसेप्ट ऑफ कॉन्टिनम की। अब मैंने आपको बताया था कि पहले कि माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट में हम एक पर्टिकुलर सिस्टम का पर्टिकुलर वॉल्यूम ले लेते हैं, लेकिन अब हम ये कैसे कंसिडर करें कि कितना वॉल्यूम लें। ठीक है, अगर हमने वॉल्यूम कम ले लिया तो एप्रोप्रिएट हो सकता है कि अगर हमने कम या ज़्यादा ले लिया तो एप्रोप्रिएट डाटा हमें ना मिले। तो उसके लिए हमें क्या, एक प्रॉपर एक फिक्स मिनिमम अमाउंट ऑफ वॉल्यूम चाहिए जिससे कि हमारा जो एवरेजिंग है वो मीनिंगफुल और सही निकले। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को, इसको डिटरमाइन करने के लिए हमें क्या आया, हमारे पास कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम। उसमें क्या बताया गया कि जैसे ये हमारा सिस्टम है, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम ले लिया हमने dV और पर्टिकुलर मास है हमारे पास dm, तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी, तो हमें पर्टिकुलर डेंसिटी इधर से मिल जाएगी। ठीक है, तो कंसेप्ट ऑफ क्वांटिनम हमें क्या बताता है कि इट गिव्स क्राइटेरिया टू अप्लाई मैक्रोस्कोपिक व्यू। ये हमें एक तरीके का क्राइटेरिया बता रहा है कि किस तरीके से हम माइक्रोस्कोपिक व्यू को अप्लाई करें। साथ में इट गिव्स द मिनिमम वॉल्यूम, ये हमें एक तरीके से मिनिमम वॉल्यूम दे रहा है विच मस्ट बी कंसीडर सो दैट द सिस्टम शुड बी कंटिन्यूअस एंड एवरेजिंग विल बी मीनिंगफुल। एक तरीके से हमें मिनिमम वॉल्यूम देगा और जिसकी वजह से क्या होगा, जो हम कंसीडर वॉल्यूम कर रहे हैं तो वो सिस्टम जो है हमारा कंटिन्यूअस रहेगा और उसका एवरेज जो होगा वो हमारा मीनिंगफुल निकलेगा, जो वॉल्यूम का जो बिहेवियर होगा वो मीनिंगफुल मिलेगा। तो चलिए इसको डायग्राम से समझ लेते हैं। जैसे हमने ये एक्स एक्सिस पे हमने ले लिया वॉल्यूम को और वाई एक्सिस पे हमने ले लिया डेंसिटी को। तो अगर ये दोनों कॉन्टिनम मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इस तरीके से आते हैं तो पर्टिकुलर वॉल्यूम पे जाके हमने लिया, ये एक तरीके से मिनिमम वॉल्यूम है जहाँ पे कंटिन्यूटी कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम अप्लाई होता है। तो ए सेक्शन जो है हमारा, यहाँ पे जो ए सेक्शन है बिफोर मिनिमम वॉल्यूम वो कहलाता है डोमेन्स ऑफ मॉलिक्यूलर इफेक्ट, एंड जो बी पोर्शन है वो कहलाता है डोमेन्स ऑफ कॉन्टिनम। ठीक है, तो यहाँ से कॉन्टिनम होता है और इस तरीके से हमें मिनिमम वॉल्यूम मिल जाता है। तो वहाँ पे हम मिनिमम वॉल्यूम मिलने की वजह से हम माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट को अप्लाई करने में सक्सेसफुल रहते हैं और एक पर्टिकुलर मीनिंगफुल हमें बिहेवियर पता चल जाता है सिस्टम का। तो ये था जो आज मैंने आपको क्या क्या बात बताई कि किस तरीके से थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है, उसका एम क्या है, डेफिनेशन क्या है। साथ में आपको मैंने 2 व्यू पॉइंट बताए जो कि माइक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक है। अब साथ में मैंने आपको बताया कंसेप्ट ऑफ कॉन्टिनम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कितना वॉल्यूम लें कि माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट को अप्लाई कर सके हम अपने थर्मोडायनेमिक्स में। तो ये सारी बातें थी इस लेक्चर की। अब मुझे जिन स्टूडेंट्स ने पूरा लेक्चर देखा है तो वो इस पॉइंट पे आए होंगे और वो मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इनको कोई भी प्रॉब्लम है माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक टॉपिक में, कोई डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और मुझे कमेंट करना ज़रूरी है सबको, ताकि मुझे पता चले कि मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ, इंजीनियर्स को पढ़ा रही हूँ, हवा को नहीं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो मुझे कमेंट ज़रूर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपने फ्रेंड्स को बताइए और अच्छे से पढ़िए। स्टे फोकस्ड, स्टे कनेक्टेड। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।